हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर दोस्तों अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी अपडेट्स के बारे में पता चल सके। आप इसके अलावा मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे शेयर करती हूँ, बीट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और एनी अदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। नाउ आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स भी लॉन्च कर दी है, जहां पे बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज है। ये रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ई इनवॉइसिंग कैसे करनी है, ईवी बिल कैसे जनरेट करना है, नोटिस का कैसे रिप्लाई देना है, आईटीसी का कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इसमें कवर कर रखी है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, आजकल के टाइम पे आपने देखा है नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। सपोज कीजिए आई एम अ सप्लायर, मैंने अपने रेसिपिएंट को एक फैसिलिटी दी कि अगर आप विद इन 2 मंथ्स पे करते हो, जो नॉर्मली आपने मेरे से सर्विस ली, आप 2 मंथ्स में उसको पे कर दीजिए। आपने नहीं पे किया, आपने 1 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा लिया, तो आप लेट फीस पे करोगे। या फिर इफ आई एम एन एम्प्लॉयर, ठीक है, और मेरे पास एक एम्प्लॉय है, मैंने उसके साथ नॉर्मली एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। नाउ उसने अपना नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, वो पहले ही रिलीविंग मांग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आई एम सपोज टू टेक सम अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो ऐसे जो कंसिडरेशन है, जो अमाउंट है, क्या इन पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी डिबेट रही है। इस डिबेट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक सर्कुलर आया दोस्तों, जो मैं अभी आपके साथ डील करने वाली हूँ। सर्कुलर क्या है? सर्कुलर नंबर 178। कब आया है? 3 अगस्त को आया है। कहां से आप देख सकते हो दोस्तों? हमेशा मैंने आपको बताया, सीबीआईसी की वेबसाइट पे आप जाओगे, जीएसटी में आप जाओगे, आपको taxinformation.cbic.gov.in पे जाओ, जीएसटी में जाके सर्कुलर्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे सर्कुलर्स। तो अभी हम लोगों को किस पे बात करनी है? जो आपकी इस तरह की लेट फीस है, पेनल्टीज है, ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस है, कोई भी कॉम्पनसेशन जो आप पे कर रहे हो, क्या उस पे आपका जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी? ये क्वेश्चन अराइज इसलिए हो रहा है दोस्तों, बिकॉज शेड्यूल 2 में पैरा नंबर 5E में क्लियरली लिखा है, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम, यानी आप ऐसी ऑब्लिगेशन से मना करो कि अच्छा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, या फिर आप कोई काम बर्दाश्त करोगे, टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, या फिर कोई ऐसा काम करोगे। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है, उसको भी हम सप्लाई मानते थे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन क्वेश्चन क्या राइज हो रहा था कि अगर हमारा चेक डिसऑनर हो गया, उसमें जो हमने चार्जेस पे किए हैं, ठीक है, या जैसे मैंने आपको बताया नोटिस पीरियड सर्व करने से पहले ही एम्प्लॉय चला गया, तो उसने जो पेमेंट करी है, या इस तरह के बहुत सारे जो केसेस हैं, अगर हम इस सिचुएशंस की बात करें, तो उन सिचुएशन में क्या हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है, नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ हर सिचुएशन का, क्योंकि इसमें 3 सिचुएशंस ली हुई है। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, सेकंड टॉलरेट एन एक्ट, थर्ड इज टू डू एन एक्ट। तो देखिए, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट यानी आप मना करो कि आप वो काम नहीं करोगे, आप उसके लिए मान गए हो। इसमें एग्जाम्पल भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दे रखे कि सपोज कीजिए एक बिल्डर है, बिल्डर के पास परमिशन की सपोज 10 फ्लोर्स तक वो बना सकता है, बट सामने भी एक और रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। उन्होंने कहा कि आपके पास ऑल दो परमिशन है कि आप 10 फ्लोर्स तक बना सकते हो, बट प्लीज आप इसको 5 फ्लोर्स के बाद मत बनाइए, 5 फ्लोर्स के बियॉन्ड मत बनाइए। रीजन भी, अगर आप इसको 10 फ्लोर्स तक बनाएंगे तो हमारे पास सनलाइट नहीं आएगी, या इस तरह के कोई भी क्लॉजेस आप हैं, तो यू आर नाउ दैट पर्टिकुलर रेजिडेंशियल कॉलोनी इज नाउ पेइंग द मेकिंग द पेमेंट टू द बिल्डर कि आप ऐसा काम मत करो। So the builder has agreed, and for this agreement he has taken certain consideration. तो इस तरह के केसेस कहां पे फॉल कर जाएंगे? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, यानी आपके नॉन कम्पीट अग्रीमेंट्स हो गए, या फिर वेयर बाय वन पार्टी अग्रीज नॉट टू कम्पीट विद द अदर पार्टी, या फिर इस तरह के कोई भी, और आपको ऐसा काम ना करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो सिचुएशन आ जाता है कि यू आर टॉलरेटिंग एन एक्ट। आपने देखा होगा अक्सर शॉप्स के बाहर छोटे छोटे वेंडर्स बैठ जाते हैं, मे बी जैसे आपके स्ट्रीट हॉकर्स हो जाते हैं, आपके फूड आइटम सप्लाई करते हैं, मोमोज एक्सेट्रा, इस तरह की कोई भी आइटम, उनसे आप उनको अपने प्रीमाइस का बाहर, बेसिकली शॉप के बाहर का पेवमेंट अलाउ करते यूज करने के लिए। सो यू आर टॉलरेटिंग देम ओवर योर शॉप, इसके रिस्पेक्ट में आप उनसे कंसिडरेशन ले रहे हो, तो सच काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी कवर्ड ओवर हियर, दैट इज अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। नेक्स्ट, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, आप करोगे ये काम, कैसा काम? सपोज कीजिए आपकी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, साथ में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन वो पोल्यूशन परमिसिबल लिमिट्स में है। स्टिल आपने बीइंग अ
रेजिडेंशियल सोसाइटी आपके आरडब्ल्यूए ने वहां पे ओनर से बात करी कि भाई आप अपने पास एक और इस तरह का कोई मशीनरी लगाओ ताकि हमें इस तरह का डिस्चार्ज या एमिशन पोल्यूशन ना हो, तो इसके रिगार्ड में आरडब्ल्यूए ने कोई पेमेंट दिया यानी कंसिडरेशन दिया. सो दे आर अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट ऑल्दो सच इंडस्ट्रियल यूनिट वाज नॉट लायबल टू डू दैट सेम. तो इस तरह की सिचुएशंस जो है वो आपके यहाँ पे फॉल करती है और इनको टैक्सेबिलिटी के साथ देखना है. लेकिन क्वेश्चन क्या राइज हो रहा था कि सपोज कीजिए मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया यानी तोड़ दिया है, मैंने उसको ऑनर नहीं किया है. ऐसे में अब जो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या वो पेमेंट जो होगी ऑल्दो इट इज ऑफ वन टाइम नेचर, क्या उस पर जीएसटी बनेगा या नहीं बनेगा. सेम वे चेक डिसऑनर हो रहा है तो बनेगा या नहीं बनेगा. एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉय जो है नोटिस पीरियड सर्व करे बिना चला गया और उसकी कुछ पेमेंट बनती है या नहीं बनती है. इस तरह से बहुत सारे, अब होटल के हम लोग नॉर्मली आप देखोगे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम होटल बुक करा लेते हैं, एयरवेज बुक कराते हैं, वहां पे हमारे पास कैंसिलेशन ऑप्शन होते हैं, पार्शियल रिफंड ऑप्शन होते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में क्या जीएसटी आएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है दोस्तों. तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है सप्लाई कब मानी जाती है. सप्लाई तब मानते हैं जब कंसिडरेशन है एक आपका पर्सन के बीच में, टू पर्सन के बीच में गुड्स और सर्विसेज का है और कंसिडरेशन होना चाहिए. मेन इस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा. साथ में ये भी ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्ट जब आप एंटर करते हो तो आपकी इंटेंशन हमेशा क्या होती है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, ना कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही ना करें, हम उसको ब्रीच करें. वी नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस इंटेंशन कि वी हैव टू ब्रीच दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. नहीं. तो इसीलिए अब बहुत सारे सिचुएशंस इन्होंने डील करे, जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी इसी तरह के जो डैमेजेस हैं, इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या कहा कि आपका एसेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का. हमेशा हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस ये होता है कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, हम उसको ब्रीच नहीं करना चाहते हैं. So the liquidated damages, it cannot be said to be consideration received for tolerating the breach or the non-performance of the contract. यानी ऐसे liquidated damages जो होंगे फिर वो जीएसटी के पर्व्यू में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी कभी भी इंटेंशन ये नहीं थी कि आप ब्रीच करो, रादर आप हमेशा परफॉर्म करना चाहते थे. बट मे बी ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस अगर आप नहीं कर पाते और आपको कोई भी ऐसी लेट पेमेंट या लिक्विडेट डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है, तो वहां पे आपकी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी. बट all these things depend on case to case basis. ठीक है. यानी examples such as damages resulting from damage to property, negligence, piracy, unauthorized use of trade name, copyright, etc. या फिर forfeiture of the earnest money by a seller in case of breach of an agreement to sell, an immovable property by the buyer or by government in event of successful bidder failing to act after winning the bid. एग्जाम्पल, आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी आपने कोई एक फ्लैट परचेज करना चाहा था, आपने अपना बयाना का अमाउंट जो है बेसिकली जो अर्नेस्ट मनी है वो आपने पे कर दी, बट लेटर ऑन यू आर नॉट एबल टू मेक द फुल अमाउंट, यानी आप फुल पेमेंट क्या आप नहीं कर पा रहे हो. तो ऐसे सिचुएशन में आपका फॉरफिट हो जाएगा जो आपने अर्नेस्ट मनी दिया है, जो आपने सिक्योरिटी पहले दे दिया, आपने जो अमाउंट पहले पे कर दिया है. तो वो अमाउंट को हम जीएसटी के परव्यू में नहीं लाएंगे, बिकॉज आप कभी भी डे वन से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर नहीं हुए थे क्योंकि आपको परफॉर्म नहीं करना था. मूविंग फर्दर, अब एक क्वेश्चन क्या आ जाता है कि भाई अब हमारा चेक डिसऑनर हुआ है, तो आप कभी भी चेक्स इशू इसलिए तो नहीं करोगे कि आप डिसऑनर कराना चाहते हो. तो सेम वेज वही इंटेंशन आप देखिए कि इंटेंट हमारी कभी भी उसको डिसऑनर कराने की नहीं थी. तो चेक डिसऑनर फाइन और पेनल्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विस एंड हेंस नॉट टैक्सेबल, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. देन मूविंग फर्दर, पेनल्टी इम्पोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज. अगर आपने कोई लॉ वायलेट किया और उसके अगेंस्ट में आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ी है, तो ऐसे सिचुएशन में उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि भाई अगेन the fines and penalties which are chargeable by the government or a local authority imposed for violation of a statute, by law, rules or regulation, they are not leviable to service tax. And the same hold true for the GST also, यानी GST में भी उस पे टैक्स नहीं लगेगा. देन आगे आप देखिए जो मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयज के केस में अगर आप नोटिस पीरियड सर्व करे बिना अगर आप चले जाते हो तो उसमें जो भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज दे डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एम्प्लॉयर. कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सच अमाउंट. सो देयरफॉर सच अमाउंट व्हिच इज रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयज अगेन नॉट टैक्सेबल और उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. और ये इस तरह की सिचुएशंस में भी फॉल नहीं करेगा जो हमने बात करी थी शेड्यूल 2 के पैरा नंबर 5 की. ठीक है. देन मूविंग फॉरवर्ड, अब आप सरचार्ज या फीस एक्सेट्रा लगाते हो.
फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सी बात समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैंने आपको कोई भी सर्विस दी या मैंने आपको कोई भी गुड्स दिए, कोई सप्लाई करी मैंने, नॉर्मली मेरा ट्रेड प्रैक्टिस ये रहती है कि मैं 2 महीने में पेमेंट ले लेती हूँ, बट साथ में मैं इनवॉइस में ये भी लिख के डालती हूँ कि भाई 2 महीने के बाद अगर आपने डिले किया तो आपको इतना लेट फीस देना पड़ेगा। तो इस तरह के जो लेट फीस है, पेमेंट चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ते हैं, इसको हम मेन सप्लाई का पार्ट मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहे हो, तो दिस विल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होगी और उतने ही रेट पे होगी जितने पे आपकी मेन सप्लाई हुई है। सेम वेज इन्होंने क्या कहा, कैंसिलेशन चार्जेस, जैसे अगर आप बुकिंग कराते हो कोई भी होटल एकोमोडेशन की, एयर टिकट्स की, ट्रेन टिकट्स की, ठीक है, हम बुक माई शो या इन सब पे क्या कहते हैं, मेक माई ट्रिप पे हम लोग कोई भी बुकिंग कराते हैं तो वहां पे हमें ऑप्शन मिलते हैं कि हमें कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ ही एक बेसिक अमाउंट हमारा फॉरफिट होता है। तो वो सिचुएशन में इट इज अ फैसिलिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो इस तरह की फैसिलिटी जो टूर एंड ट्रैवल के केस में हो जाती है, तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इट विल फॉल अंडर द एंट्री नंबर 5E। तो यहाँ पे देखिए, द फैसिलिटी facilitation supply of allowing the cancellation of an intended supply against the payment of cancellation fee or retention or forfeiture of a part or whole of the consideration, आपने थोड़ा सा पार्ट रखा या ज्यादा रखा, ठीक है, तो ऐसे केस में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको पेमेंट आपने ले रखी होती है, इट विल बी असेस्ड जस्ट लाइक द प्रिंसिपल सप्लाई। अगर प्रिंसिपल सप्लाई आपकी टैक्सेबल है 5% पे, 12 पे या 18 पे, अकॉर्डिंगली ये अमाउंट जो आपने लिया है एज लेट फीस और एज एनी ऑफ द अमाउंट लाइक फोरफिटेड अमाउंट एक्सेट्रा, तो इस पे भी टैक्स लगेगा, जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। सो बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि हम लोग जो अभी तक डाउट ये आ रहा था कि सब कुछ क्या इस तरह की कोई भी अमाउंट हमें रिसीव होती है क्या वो हमारे स्केड्यूल 2 के पैरा 5E में आ जाएगा, तो नहीं, हमेशा नहीं आएगा, आपको उस सिचुएशन को एनालाइज करना होगा। और जो रेगुलर बेसिस पे डाउट्स आ रहे थे, जैसे एम्प्लॉय का नोटिस पीरियड हो गया आपका, या फिर इस तरह के जो फैसिलिटी हमें ट्रेड की साइड से मिल रही थी कि हमें कैंसिलेशन चार्जेस हल्का सा पे करना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चेक डिसऑनर के केसेस में, तो वहां पे बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है, बहुत क्लियर विद एग्जांपल्स ये सर्कुलर निकाला है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको भी इसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई कि कब जीएसटी लगेगा और कब नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।